हेलो एंड वेलकम टू बायक्यूज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज चेष्टा एंड आज बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पीवाईक्यू की। 2015 से लेके 25 तक एनटीए ने जिस भी पेपर में इस चैप्टर में से जोन सा भी क्वेश्चन पूछा है आज हम वो डिस्कस करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अब तक एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है या पीवाईक्यू ढंग से नहीं अटेम्प्ट किया वो आज सरप्राइज हो जाएंगे कि यार एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया पीवाईक्यू का। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, एनसीईआरटी के बाहर हार्डली ही कुछ है। तो आज आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे मैंने प्रूफ के तौर पर एनसीईआरटी की लाइंस लगाई हैं ताकि आपकी एनसीईआरटी की लाइंस भी रिवाइज हो। तो चलो बिना देरी किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये क्वेश्चन आप खुद करो, स्क्रीन पोस्ट कर लास्ट में मुझे स्कोर भी बताना और मुझसे सिर्फ टैली करते चलो आंसर और रिवाइज करते चलो एनसीईआरटी की लाइंस को। तो चलो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगी ट्रिक्स के साथ याद करवाने की अच्छी तरह। देखो अपना पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बेसिकली देखो लिस्ट 1 में ना आपको पिगमेंट्स दिए हुए हैं जैसे क्लोरोफिल ए, बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, और लिस्ट 2 में आपको इनके कलर्स दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है। तो देखो ये ना बिल्कुल एनसीईआरटी का स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करो, आपको ये तो पता है ना, रेनबो के कलर्स आपको पता है ना, विब ग्योर, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो ब्लू ग्रीन है इसके आगे लिख दो ए, यानी क्लोरोफिल ए, यानी क्लोरोफिल ए का जो कलर होगा वो होगा ब्लू ग्रीन, यानी ए का यहां पर आ जाएगा 3। अब ऐसे दो ही ऑप्शन है जहां ए का 3 है तो बाकी दोनों ऑप्शन आप काट दो। फिर देखो ग्रीन येलो, ग्रीन येलो के आगे आप लिखो क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी क्या है अपना, ग्रीन येलो, तो यहां पर आ जाएगा अपना बी का 2। तो देखो फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी का 2 है, आंसर आपको मिल चुका है, पर बाकी आप याद करोगे। तो वाई के आगे आप लिख देना ज़ेंथोफिल, वाई और एक्स से याद रखना, वाई और एक्स एक जैसे लगते हैं, वाई और एक्स एक जैसे लग रहे हैं लगभग, तो वाई से याद रखना ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल का कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपके पास 4, और लास्ट में कैरोटीनॉइड के लिए आप याद रखना येलो टू येलो ऑरेंज, तो ये हो जाएगा अपने पास कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड का हो गया येलो टू येलो ऑरेंज। तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी का स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक भी फुल स्टॉप, लाइन, वर्ड कुछ भी चेंज नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड का, आपको पता है, केल्विन साइकिल में आप पढ़कर आए हो। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करवाया है 1 आवर 20 मिनट्स में, बहुत प्यारे नोट्स के साथ, आप उसको भी देखना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। रूबिस्को के लिए लिखा है इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। जब आप केल्विन साइकिल पढ़ते हो तो केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेप जो आप पढ़ते हो वो कार्बोक्सिलेशन का ही तो पढ़ते हो। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आरयूबीपी जो कि 5 कार्बन की शुगर है, कीटो शुगर है, उसके साथ CO2 फिक्सेशन होती है किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो रूबिस्को एंजाइम ये काम को करवाता है। तो ये तो हमारे पास ट्रू ही है और हमें ट्रू ही बताना है, तो सेकंड का 1 तो हमारे पास आंसर ही हो जाएगा। पर बाकी हम देख लेते हैं। इसमें लिखे इट इज ओनली एक्टिव इन डार्क, ऐसा भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। देखो जब भी CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में होंगे इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा होगी, ना कि O2 के लिए। तो ऑप्शन 3 भी अपना गलत है। फिर वो कह रहे हैं इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। याद करो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, PS2 में इनर मेम्ब्रेन की तरफ हमारे पास OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में वाटर टूटता है। तो वहां पर भी इस एंजाइम का कोई भी रोल नहीं है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में आपको क्या क्या चाहिए। देखो CO2 तो हमें पता है बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क रिएक्शन में चाहिए। डार्क रिएक्शन में CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 बनता है, ठीक है। तो CO2 तो नहीं है, A तो हमारे पास नहीं है, और O2 तो बाय प्रोडक्ट ही है उसका फोटोसिंथेसिस का, तो O2 यूज होने का तो मतलब ही नहीं है। तो A और B आप कांटा लगा दो, A और B वाले जितने भी ऑप्शन है कांटा लगा दो। अब आपको आंसर ना भी पता हो तो आंसर आपका निकल चुका है एलिमिनेशन टेक्निक से, 2024 का ये क्वेश्चन है। तो देखो H2O की हमें जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है और लाइट की जरूरत है हमें लाइट रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो आपको पता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं ATP, NADPH, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, O2। ये O2 तो डिफ्यूज आउट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में से। ATP और NADPH आगे बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क रिएक्शन में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में
यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि O2। फिर हमारे पास देखो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, 2024 में ही पूछा गया। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेजेस लेबल्ड विद अल्फाबेट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये देखो क्या है हमारे पास, ये हूबहू केल्विन साइकिल दी हुई है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर केल्विन साइकिल समझा देती हूँ। केल्विन साइकिल को आप 3 स्टेप में पढ़ते हो। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये जो हमारे पास राइबुलोस 1,5 बिस फोस्फेट है, यानी 5 कार्बन की कीटो शुगर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और एक 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि वो प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो इसीलिए वो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 3 फोस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, 2। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो फोस्फोग्लिसरेट है ये एक एसिड है और एसिड को ट्रायोस फोस्फेट यानी कि PgAl एक एल्डिहाइड शुगर में कन्वर्ट होना है। तो यानी एसिड को जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना होता है हम उसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करते हैं तो इसे H तो चाहिए, प्रोटॉन तो चाहिए, मतलब H पॉजिटिव चाहिए, हाइड्रोजन इसको मिलेगा NADPH से। अब ये NADPH कहाँ बन रहा है तो आप याद करो, लाइट रिएक्शन का में बनता है NADPH और वही इधर डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल में यूज हो रहा है। तो देखो 2 मॉलिक्यूल बने थे फोस्फोग्लिसरेट के, तो 2 मॉलिक्यूल को 2 PgAl में कन्वर्ट करने के लिए 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 ही PgAl बनेंगे ना, तो कन्वर्ट करने के लिए 2 तो तुम्हें NADPH चाहिए और साथ में 2 क्या लगेंगे, ATP लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप होता है B, इसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। क्या बोल देते हैं इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो देखो यहाँ ना 3 कार्बन वाली दो शुगर्स बन जाती है, यानी टोटल 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन में से 5 तो चले जाते हैं रीजनरेशन में, यानी इस 5 कार्बन वाली शुगर को रीजनरेट करवाने में 5 चले जाते हैं और एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। पर ग्लूकोज तो 6 कार्बन का है और यहां से हमें एक ही कार्बन मिली, यानी टोटल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 को फिक्स होना पड़ेगा। यही साइकिल 6 बार चलेगी। तो देखो रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH लगते हैं। ऐसे ही ये जो C स्टेप है यानी रीजनरेशन है, इसमें भी एक ATP लगता है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में टोटल 3 ATP लग रहे हैं, 2 रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में और 2 NADPH लग रहे हैं। अब एक कार्बन में इतने लग रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 6 चक्कर में कितने लगेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ATP और 12 NADPH। तो देखो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड क्या रीजनरेशन है, नहीं। फर्स्ट रिडक्शन, नहीं। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेशन। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन है आज का। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन C3 प्लांट में कुछ O2 बाइंड हो जाता है रुबिस्को के साथ और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाती है। मैंने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पूरा पढ़ाया, आप उसमें देखना, मैंने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाया हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि रुबिस्को के पास ये एबिलिटी है कि वो CO2 से भी कंबाइन हो सकता है और O2 से भी, लेकिन अगर O2 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो रुबिस्को फिर CO2 से कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अपनी नहीं दिखाएगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा। तो नॉर्मली जब RuBP CO2 के साथ कंबाइन होता था हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते थे 3 PGA के, लेकिन जब क्या करेगा RuBP CO2 की जगह हमारे पास कंबाइन हो रहा है O2 के साथ, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है हमें 3 PGA का और एक हमें मिलता है फोस्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है, और वो क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो देखो ये तो अपना क्या हो जाएगा, सही है, स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट पे वो ये कह रहा है कि C4 प्लांट में जो मीजोफिल सेल है वो लिटिल फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। C4 प्लांट बिल्कुल भी फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते। C4 प्लांट के पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारी क्या होगी, फॉल्स। तो आंसर हमारा 6th का क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, क्या डार्क रिएक्शन के लिए आपको लाइट चाहिए, लाइट तो आपको चाहिए नहीं, लाइट तो आपको लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए। तो देखो ए वाले तो सारे पॉइंट काट देना। क्या आपको क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए, तो बी वाला भी पॉइंट अपना काट दो। बचा हमारे पास या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है। अब एक बात बताओ, डार्क रिएक्शन में आपको CO2 चाहिए, बिल्कुल CO2 ही तो रिड्यूस होकर डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ATP और NADPH। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज C, D एंड E विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ग्रेना लेमेले हैज बोथ PS1 एंड PS2। करेक्ट, ये तो करेक्ट है। देखो हमने जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट का, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ आप देखते हो ये कोइन जैसा स्ट्रक्चर थाइलाकोइड है, और ये थाइलाकोइड के स्टैक को ग्रेनम बोलते हैं। तो ये जो थाइलाकोइड है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो ये जो ग्रेना का लेमेले है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS2 और PS1 भी, तो दोनों प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। बिल्कुल गलत। साइक्लिक फोस्फोराइजेशन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमल लेमेले में। स्ट्रोमल लेमेले में सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, और यहाँ पर फिर ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही हमें बताना है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे थर्ड ऑप्शन भी फिर भी हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है ATP और NADPH दोनों सिंथेसाइज होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा लैमेले लैक करता है PS2 को और NADP रिडक्टेस को। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, इसीलिए वहां सिर्फ ATP बनती है, ना तो वहां NADP रिडक्टेस प्रेजेंट है और ना ही वहां PS2 प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास अगला, और ये सारी लाइंस देखो मैंने NCERT के साथ में लगा रखी है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप देख लेना, साथ साथ में आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, NCERT की ही लाइन है हर क्वेश्चन की तरह। रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे दुनिया में। इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो CO2 से भी बाइंड हो सकती है और O2 से भी, लेकिन जब CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस केस में ये CO2 को ही प्रेफर करेगा, O2 को प्रेफर नहीं करेगा। बट रिलेटिव कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी ये किससे बाइंड करेगा, कि अगर CO2 और O2 दोनों प्रेजेंट है, पर मान लो O2 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये O2 से बाइंड करेगा, तब ये CO2 से बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर इन C4 प्लांट। देखो ऊपर भी यही स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में हमने देखी, दोबारा ये स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा रिपीटेशन होती है, एक बार जो क्वेश्चन में अगली बार वो ऑप्शन में है, हर दूसरे साल में चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अब भी अगर आप PYQ नहीं कर रहे तो फिर आपकी तैयारी पे ही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ध्यान से देखो। मणिपुर के 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ना तो सीक्वेंस चेंज है और ना ऑप्शंस में सीक्वेंस चेंज है, कहीं पर सीक्वेंस चेंज नहीं है। आप पोस्ट करके ये देख लो, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सीक्वेंस है, आंसर भी वही आएगा। आंसर नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 11, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। देखो फोटो सिस्टम पढ़े तुमने, 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। आपने पढ़ा जो PS1 का रिएक्शन सेंटर होता है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है? 700 नैनोमीटर, और PS2 की कितनी है? 680 नैनोमीटर। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 680 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। पहले तो देखो केमियोस्मोसिस किस लिए होता है? ATP सिंथेसिस के मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस बताता है, कैसे ATP बनता है। पीटर मिशेल ने ये टेक्निक हमें दी थी, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करो। भी एक जगह प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है और ल्यूमन में कंसंट्रेशन क्या है? प्रोटॉन की ज्यादा है, तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। तो आपको क्या चाहिए? क्या मेम्ब्रेन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी। प्रोटॉन पंप चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर क्या आपको NADP सिंथेस चाहिए? नहीं, आपको ATP सिंथेस चाहिए। प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन पंप चाहिए इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो हमें कोई काम ही नहीं है इसका। तीसरा है प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हमें नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और ATP सिंथेस भी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। एक क्वेश्चन भी बिना NCERT के नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक आधा 2016 वाला में आपको मिल जाएगा, एक आधा क्वेश्चन कोई, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से करवा दूंगी। बाकी रिसेंट कुछ 6-7 साल का ट्रेंड आप देखोगे, एक क्वेश्चन भी NCERT से बाहर नहीं है। बिल्कुल NCERT को कवर से कवर पढ़ लो, और बिल्कुल 8-8 घंटे के लेक्चर अब आपके पास लगाने का टाइम नहीं है। ट्राई करो, मेरा लेक्चर एक बार देखकर देखो फोटोसिंथेसिस का, नहीं पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी, लेकिन आप एक बार देख कर देखना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ATP and NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको केल्विन साइकिल पूरी 1 मिनट में ढंग से समझाई है, तो देखो वहां से आपको पता चल चुका है कि 12 NADPH और 18 ATP लगते हैं। 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं, जिसमें से अगर कोई आपको पूछ ले 3 ATP कहाँ लग रहे हैं, तो 2 लग रहे हैं रिडक्शन में और 1 लग रहा है रीजनरेशन में, और 2 NADPH कहाँ लग रहे हैं, तो दोनों ही रिडक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 ATP और 12 NADPH।
डीपीएच। तो ऑप्शन 1 हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो एक एक पॉइंट मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगी, पर आपको टॉपिक समझना है तो आप वो लेक्चर जरूर देखना है एक बार, डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, देखो लिखा भी हुआ है, पहली लाइन ही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो ल्यूमन में स्टोर रहते हैं, थाइलाकोइड के ल्यूमन में। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट ही है। उसके बाद हमें बताना है प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड, अभी बताया वाटर के टूटने से जो है प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये भी करेक्ट है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं, अगर आप याद करो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है PS2 का, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन। तो ये फियोफाइटिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक H कैरियर के पास, प्रोटॉन कैरियर के पास भेजता है, जिसको हम प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं, और वो प्लास्टोक्विनोन फिर रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोक्विनोन H2 में। जब ये अगले साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है तो बदले में ल्यूमन के अंदर ये क्या करता है, H पॉजिटिव भेज देता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। तो एक बार ये आंसर्स वाले में सी वाले ऑप्शंस को तो हटा दो, हमें बताना क्या है, हमें बताना है करेक्ट। तो गलत वाले को हटा दो, जहां जहां पर सी है वो तो ऑप्शन ही नहीं देख रहे हैं। अब देखो ए और बी आपके करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है, डी और ई में से एक देख लो कौन सा करेक्ट है, फिर भी हम तो सारे ही पढ़ेंगे। देखो NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, क्योंकि स्ट्रोमा साइड पे NADP रिडक्टेज है, वो रिडक्शन के लिए वहां पर क्या होता है, स्ट्रोमा से ही वो H पॉजिटिव लेता है, तो वो स्ट्रोमा साइड पे ही है। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। आंसर तो हमें मिल गया है A, B और D, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। फिर भी ई ऑप्शन को भी देखते हैं और देखते हैं इसमें गलती क्या है, ताकि हमारी नॉलेज बढ़े। वो कह रहा है प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा, नहीं, प्रोटॉन का नंबर स्ट्रोमा में डिक्रीज होगा, ल्यूमन में इंक्रीज होगा, तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के देखो ऊपर भी प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई थी, जब वो O2 था कि O2 जो होगा वो एस्केप आउट कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, तब भी हमने देखा कि वो भी इसी लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के होते हैं ATP, NADPH और O2। अब तुम देख लो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने तुम्हारे आगे प्रूफ रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो दिया हुआ है ATP NADPH के साथ वाटर भी, वाटर तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देखो केल्विन साइकिल पे दोबारा से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर भी केल्विन साइकिल पे क्वेश्चन था। वो कह रहा है व्हेन वन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस्फॉस्फेट, याद रखो वो कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस्फॉस्फेट, एक्चुअल में यहाँ कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रायोस्फॉस्फेट के। ऊपर भी समझाया जब 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस्फॉस्फेट के बन रहे हैं तो 2 ATP यूज हो रहा है, 2 NADPH यूज हो रहा है, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 1 मॉलिक्यूल बोला है, 1 मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड इन रिडक्शन फेज, सिर्फ रिडक्शन फेज में बताना है। जब 2 PgAl बनते हैं, 2 ट्रायोस्फॉस्फेट बनते हैं, तो 2 NADPH रिडक्शन में लगते हैं और 2 ही ATP लगते हैं, एक के लिए लगेगा एक ATP और एक NADPH। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल, 2024 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ये कह रहा है ये तो साइट प्रोवाइड करता है जी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए। तो पहली बात तो गधो ये याद रखो, C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देखो, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, देखते हैं इस ऑप्शन को। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, उसके बाद क्या है, टू प्रोटेक्ट द वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी। फोर्थ तो हमारे पास है नहीं, सेकंड और थर्ड में से जो ज्यादा हमें सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है सेकंड। आप पढ़ भी सकते हो, देखो बंडल शीट सेल्स के पास जो लीव्स होती हैं उनमें जो एनाटमी होती है उसको क्रांस एनाटमी हम बोलते हैं। क्रांस का मतलब होता है रेत। इसमें क्या होता है ना, मतलब सेवरल लेयर्स में ये जो बंडल शेप की सेल्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। दिखने में थर्ड भी सही लग रहा है, पर ऑप्शन 2 क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड वैसे सही नहीं लग रहा है, वो ऑप्शन 2 ही राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस में
रिलीज ऑफ एनर्जी एटीपी सिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है कि नॉट ट्रू बताना है, मार्क कर लो नॉट ट्रू। तो यहाँ ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, बिल्कुल होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या होता है, एडीपी से एटीपी हम बनवाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, नहीं देखो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है, या तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगा या इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको पता दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है, एक तो गलत ही होगा। तो यहाँ पर गलत तो हमें मिल गया, ऑप्शन 2 विल बी द इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट ही हमने बताना है यहाँ पर। थर्ड दिया हुआ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमा से कुछ प्रोटॉन अंदर भी आ रहे हैं ल्यूमन में। ठीक है, जब जो PKOH2 है वो इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट करवाता है तो अंदर हाइड्रोजन भी आता है, मतलब प्रोटॉन भी आता है। और फिर यहाँ जो चैनल प्रेजेंट है CF0 और CF1 उसके थ्रू ये स्ट्रोमा में वापस जाता है। तो ऑप्शन 3 तो करेक्ट ही है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आज का। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, C4 प्लांट में देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो मिलकर क्या बनाता है, एक C4 एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये 3 कार्बन का होता है, इसको हम बोलते हैं PEP। PEP मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मीजोफिल सेल में मिल रहा है, तो ये तो ट्रू है। फिर बोल रहा है मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम। अगर आपने C4 साइकिल पढ़ी है और आपको ये बेसिक पॉइंट ही नहीं पता है तो एक बार C4 साइकिल को प्यार से दोबारा पढ़ो, प्यार से उसको दोबारा से समझो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 1 2 दोनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखना, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल अकर्स इन विच रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला आप टॉपिक जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए के द्वारा हो रही है ब्लू और रेड रीजन में, क्योंकि वहां ज्यादा रेट है फोटोसिंथेसिस का, ज्यादा O2 वहां इवॉल्व हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद 21st क्वेश्चन है आज का, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन जिसको हम Z स्कीम भी बोल रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन जिसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जी ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ATP एंड NADH प्लस H पॉजिटिव। देखो NADH दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ATP ओनली नहीं, ATP प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो 21 का ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। देखो आज का 24th क्वेश्चन है आपके पास, 22nd क्वेश्चन है आपके पास। ये 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, 1-2 की वैल्यू शायद आपको ना पता हो पर आपको आंसर आप निकाल पाओगे। देखो आपको पता है विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर होती है, यानी ए का ऑप्शन आ जाएगा 2। अब आपको बाकी सब नहीं भी पता ना, तो देखो ए का 2 तो एक ही ऑप्शन में है, यानी क्वेश्चन 22 का क्या होगा हमारे पास आंसर नंबर 4। बाकी अब आप इस क्वेश्चन से याद कर लो, समझदार इंसान वही है जो NCERT से भी चीजों को रट रहा है और PYQ से भी रट रहा है। आप दुनिया जहान के मॉक टेस्ट लगा लो, मॉड्यूल्स लगा लो, पर NCERT और PYQ आपने ढंग से नहीं किया तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से करो। तो बाकी आप याद कर लो। देखो अल्ट्रा वॉयलेंट रेज जो होती है उसकी कितनी रेंज है, 100 से 400 नैनोमीटर। एक्स रेज की 0.1 से 0.1 से 1.0 नैनोमीटर। इंफ्रारेड रेज तो सबसे बढ़िया, यानी 700 नैनोमीटर से अबव। आगे देखो कितना इजी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट। भी जो ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट है, आपको तो ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ ग्रीन कलर है, पर उसमें अलग अलग पिगमेंट है। उन पिगमेंट्स को आप कैसे देख सकते हो, उनको आप देख सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। अब तक बताओ कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए आपके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द प्लास्टिड द साइट ऑफ डार्क एंड लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तो कहाँ होती है हमारे पास, जो डार्क रिएक्शन है वो हमारे पास होती है स्ट्रोमा में, और जो लाइट रिएक्शन है वो तो हमारे पास कहाँ हो रही है, ग्रेना में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको यहाँ से पढ़ोगे तो वही बता भी देगा ये कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब जिसमें ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली आ रहे हैं, वहां पर लाइट एनर्जी ट्रैप हो रही है और सिंथेसिस हो रही है ATP और NADPH की। ठीक है, जो ये फॉर्मर सेट पहली वाली रिएक्शन है जो भी हमने पढ़ी, ये डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है, तो ये लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन सिस्टम में हो रही है, यानी कि ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली में। फिर देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इन स्ट्रोमा में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसकी वजह से शुगर बनती है और शुगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है।
ठीक है, तो ये लाइट पे डिपेंड नहीं हो रहे, पर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड हो रहे हैं, यानी एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड हो रहे हैं। डार्क रिएक्शन के फेस को ही आप बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हो, और ये स्ट्रोमा में हो रहा है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों मार्क कर लिया करो करेक्ट इनकरेक्ट को, क्योंकि इस बेवकूफी में भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो देखो इनकरेक्ट आपको बताना है, ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया है, सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लो, बिल्कुल मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है ये। साइक्लिक फोटो देखो 2-3 साल में ही रिपीट हो गया, वो 2023 या 24 में पूछा गया था, ये 2021 में। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइजेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। उधर भी इनकरेक्ट यही ऑप्शन बन रहा था, इधर भी इनकरेक्ट यही ऑप्शन बन रहा है। आपको पता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइजेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, वहां PS2 नहीं है। स्ट्रोमल लेमेले में ये काम हो रहा है, PS2 वहां नहीं है। और दूसरा वहां NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं है। बोथ ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन यानी Z स्कीम। ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाला सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है ये। स्ट्रोमल लेमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेस एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, NCERT की हर एक लाइन कवर है। ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2, जहां पर लाइट रिएक्शन हो रही है। देख लो भाई, सारी चीजें पूछी गई हैं, देखो एनसीईआरटी से। जैसे ये लिखा हुआ है, व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन सीरीज PS1 एंड PS2 द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। इसमें था ये बोथ NADPH और NADPH, बोथ ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज, ये भी इसी ऑप्शन में दी हुई है। जब से PS1 फंक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम में साइक्लिक मैनर में चल रहे होते हैं, ये इसमें भी दिया हुआ है हमें। और यहाँ लिख दिया कि PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, पर देखो यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। फिर लिखा हुआ है वाइल द मेम्ब्रेन और लेमेले ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2। जो मेम्ब्रेन है लेमेले की, मतलब ग्रेनम की और स्ट्रोमा लेमेले की, वाइल द मेम्ब्रेन और लेमेले ऑफ ग्रेना, यानी कि ग्रेना के पास PS1 और PS2 भी है, दोनों ही है, लेकिन स्ट्रोमल लेमेले के पास PS2 नहीं है और ना ही NADP रिडक्टेस एंजाइम है। ये भी हूबहू लाइन इसमें दी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लो, सेम एज इट इज ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा हूबहू यहाँ पर आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। और देखो ऑप्शंस भी हमारे अलग नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सीक्वेंस हर चीज हमारी सही है। तो इसका 26 का हमारा जो ऑप्शन वहां बना था, फोर्थ ऑप्शन बना था, क्योंकि विजिबल रेंज 400 से 700 नैनोमीटर होती है। और फिर तुम कहते हो कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। अगला देखो, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द स्ट्रक्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू प्रिज्म ही ऑब्जर्व। देखो TW एंजलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक सस्पेंशन में क्लेडोफोरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी ले ली थी और अंदर सस्पेंशन था एरोबिक बैक्टीरिया का। इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सनलाइट को स्प्लिट किया 7 कंपोनेंट कलर में, विपग्योर में। इन्होंने देखा सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ वाले रीजन में मिल रहे हैं। जरूर यहाँ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई होगी, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो सबसे ज्यादा O2 रिलीज हुआ होगा, O2 सबसे ज्यादा रिलीज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2019 में, एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 27 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये देखो ये PS2 है जहां पर वाटर टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन पे जा रहा है, उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन पे जा रहा है। प्लास्टोक्विनोन जो कि एक प्रोटॉन कैरियर है, वो क्या करेगा, बाहर स्ट्रोमा में से एक H पॉजिटिव अंदर भेजेगा ल्यूमन में, और साथ साथ में ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा, साइटोक्रोम B6F में। तो ये PS2 से कनेक्ट कर रहा है साइटोक्रोम B6F को, तो हमारे पास आ जाएगा PS2 से साइटोक्रोम B6F, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ तक के क्वेश्चन हुए हैं, 28 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक बार ये स्क्रीन में सही कर लूं, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, दोबारा से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, वहां ऑप्शन में था, यहाँ क्वेश्चन है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन यानी Z स्कीम में, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं रिएक्शन सेक्टर, व्हाट सोर्स, देखो क्या होता है ना, PS2 से ये इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली PS1 में चले गए हैं। ठीक है, तो PS2 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसको बार बार इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, तो वाटर की स्प्लिटिंग से मिलेंगे, H2O की ऑक्सीडेशन से मिलेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वाटर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो क्या है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव्ड हो रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से
फोटो सिस्टम 1 तक, तो ये इलेक्ट्रॉन का रिप्लेस होना भी जरूरी है। तो ये कहाँ से होते हैं? जब H2O टूटता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो। रुबिस्को इज बाय फंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, बाय फंक्शनल एंजाइम है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है, और कार्बोक्सिलेशन तो ये करवा ही रहा है। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल, बिल्कुल गलत बात है। C4 प्लांट में याद करो, ऊपर भी ये ऑप्शन था एक क्वेश्चन में और यही आंसर था सेम। मीजोफिल सेल में तो रुबिस्को एब्सेंट होता है। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन वाला कंपाउंड RUBP यानी राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, ये भी ट्रू है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। उसके बाद देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। अब आपको पता होना चाहिए जो सोरगम है बेसिकली मेस, शुगर केन के साथ तीसरा याद रखो सोरगम, सोरगम के साथ चौथा याद रखो एमेरेंथस, एमेरेंथस के साथ पांचवा याद रखो चिनोपोडियम। तो इन ये सारे प्लांट्स क्या हैं? ये है C4 प्लांट। C4 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज C4 एसिड यानी OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ये NCERT में ये चीजें सेम एज इट इज दी हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। उसके बाद देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको क्या हो जाता है स्क्रीन को भैया। देखो अगला 32 हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2017 नीट से ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट बताना है। पहला पूछा हुआ है लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% फुल सनलाइट। भाई ये तो ट्रू है, पूरी हुबहू लाइन NCERT के, लाइट सैचुरेशन 10% ऑफ सनलाइट में हो जाती है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेयर में CO2 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है। 0.05 तक जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो उससे फिक्सेशन रेट भी बढ़ जाएंगे, ये भी ट्रू है। फिर देखो अगला जो हमारा उसने बोला हुआ है ऑप्शन नंबर 3, C3 प्लांट रिस्पोंड टू हाइयर टेम्परेचर विद एनहांस फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये आपको ये भी लाइन पड़ जाएगी, मिल जाएगी हूबहू। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं और हाइयर रेट फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ना कि C3। तो ये उल्टी करके लाइन लिख दी गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हमें बताना है। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब उसी को आपने बताना है। Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere producing higher yield। हूबहू NCERT की लाइन है कि C3 प्लांट जो होते हैं CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज्यादा अच्छे से उनकी यील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। यही चीज को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज करते हैं टमाटो जैसी क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो सही आंसर हमें जो बताना है वो 3 वाला है, इनकरेक्ट ऑप्शन 3 वाला है हमारा। उसके बाद देखो 33 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन। ऑक्सीजन इनमें से किसमें फोटोसिंथेसिस में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखो यहाँ पर आपको पता है जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो एक जो ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो वो प्लांट के केस में वाटर था कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसी हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके C6H12O6 यानी कि प्यारा प्यारा ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में आप देखते हो जो ये H डोनर होगा, हाइड्रोजन डोनर होगा, ये वाटर नहीं है, ये क्या होगा? H2O, और इस केस में हमें सल्फर और सल्फेट मिलता है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट क्या नहीं है? देखो तीसरी या चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 6 साल के अंदर अंदर। तो प्रोडक्ट कौन सा नहीं है लाइट रिएक्शन का? NADH नहीं है, बाकी NADPH भी है, ATP भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन हैच एंड स्लैग पाथवे यानी C4 पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। CO2 के साथ कौन मिलेगा जब C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा? तो फोस्फोफिनोल पाइरुवेट PEP, पैप। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ये हमें यहाँ पर सारा दिया हुआ है। CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज प्राइमरी एक्सेप्टर इन 2019 के उड़ीसा में क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में जो चीज ऑप्शन में थी वो क्वेश्चन में है, उधर जो क्वेश्चन में ये ऑप्शन में है। फिर तुम कहते हो कि चीजें रिपीट नहीं होती हैं, फिर तुम कहते हो कि नीट टफ है, फिर तुम कहते हो कि बायो में मार्क्स नहीं आते हैं। यही सेम काम केमिस्ट्री में भी है। मैं आपको प्रूफ करके दे सकती हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो एक चैप्टर मैं आपको केमिस्ट्री का जरूर करवाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अभी तो मैं बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ ऑफलाइन में, तो अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में मेरी अच्छी खासी थी, तो मैं आपको कभी एक चैप्टर खुद से पढ़कर ये प्रूफ कर कर दिखाऊंगी, क्योंकि हम तो ऑफलाइन में इस चीज को देखते ही हैं कि जैसे बायो के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एनसीईआरटी बायो में और PYQ जरूरी है, वैसे ही केमिस्ट्री के केस में भी इक्वली जरूरी है। तो देखो, PEP प्राइमरी एक्सेप्टर किसके केस में है? C4 प्लांट के केस में है, एनसीईआरटी की हूबहू लाइन। अब देखो, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वैक्यूल आर ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और एंथोसाइनिन्स। तो अब इसको देखो, जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल और कैरोटिनोइड्स। वाटर सोल्यूबल में एंथोसाइनिन्स और फाइकोबिलिन्स को आप याद रखो। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से तसल्ली से इसको पढ़ेंगे, 4-5 क्वेश्चन और हमारे पास रह गए हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 38 हमें कह रहा है, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन लॉस। पहले से पता चल चुका है, पहली लाइन से आगे पढ़ो भी मत। अगर उस पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है तो भैया वो C3 तो कतई ही नहीं होगा, वो तो C4 ही होगा। तो आंसर तो इसका C4 हमें मिल गया, फिर भी हम धर्म को पूरा करते हुए इस क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन लॉस, हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। याद करो, ये वाली लाइन ऊपर एक क्वेश्चन में आपने पढ़ी है, अभी पढ़ी है, उल्टा करके लिख दिया था C3 C4 का। ठीक है, अभी इसको आपने पढ़ा है। तो देखो, क्वेश्चन की लाइन ऑप्शन बन के आ जाती है, ऑप्शन की लाइन अगले साल क्वेश्चन बन के आ जाती है। इसीलिए सिर्फ आंसर रटना जरूरी नहीं है, प्रॉपरली उसको पढ़ना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है। इस टाइम तक आके आपको ये पता होना चाहिए एनसीईआरटी की कौन सी लाइन में से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कब किस साल पूछा गया है। और ये काम किया गया है बाइक्यूल्स के नोट्स में। अगर आप लास्ट लेक्चर हमारा देखोगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का डिटेल लेक्चर, उसमें आप देखना एनसीईआरटी की एक एक लाइन उन प्यारे प्यारे नोट्स में कवर्ड है। और इतने कलरफुल, इतने सुंदर, इतने कंसाइज नोट्स हैं, वो इतने बढ़िया नोट्स हैं कि पढ़ते पढ़ते उसको मतलब दिल ही नहीं भरता है। जैसे एनसीईआरटी एक ही कलर से लिखी हुई है, इंसान बोर हो जाता है ना। वो इतने कलरफुल नोट्स हैं कि उसको देखता ही रहता है इंसान। ये मुझे बच्चे कहते हैं, ये मैं खुद नहीं कहती, ये बच्चे कहते हैं। तो आप देख सकते हो 150 रुपये में आपकी नीट की क्या तैयारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। लेना हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, डाउनलोड वहां से कर लेना। ठीक है, आगे देखो 39 क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। आंख बंद करके छोटा बच्चा भी बता देगा 4 बार सुनने के बाद। फोटो रेस्पिरेशन, C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो रही है, C4 में नहीं हो रही है। फोटो रेस्पिरेशन में सच्ची बताना 39 क्वेश्चन में कम से कम भी 5 या 4 क्वेश्चन आप फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हो। तो देखो क्या है, C3 प्लांट में कई बार O2 बाइंड हो जाता है रुबिस्को में, जिसकी वजह से CO2 की फिक्सेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो RuBP फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट नहीं होता। देखो, RuBP ऊपर भी बताया, जब CO2 के साथ कंबाइन होगा तो 2 मॉलिक्यूल बना देता है PGA के, मतलब 2 मॉलिक्यूल बना देता है 3 PGA के। लेकिन जब RuBP CO2 की जगह O2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये बनाता है फोस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल और एक ग्लाइकोलेट का एक मॉलिक्यूल। यानी एक तो 3 PGA ये बना रहा है, पर साथ में एक फोस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है 2 कार्बन का, जो बिल्कुल वेस्ट है। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है जी, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल बेकार चीज है, बिल्कुल वेस्ट चीज है। C4 प्लांट में तो भैया फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास वो मैकेनिज्म होता है जिससे ये CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं। ये पूरा मैंने आपको टॉपिक पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है डिटेल में, आप कर सकते हो बहुत ईजी वे में, बहुत ज्यादा ईजी वे में। देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 40। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरी ऑफ। अब घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 का है, इसके बाद ये क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ है। इसको अब PYQ से याद कर लो। देखो, इमर्सन और आर्नोल्ड 2 साइंटिस्ट थे जो कि क्लोरेला पे काम कर रहे थे, और इन्होंने 2 फोटो सिस्टम और 2 पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। एक आता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे हो लोंगर देन 680 नैनोमीटर। अब खुद सोचो, 680 नैनोमीटर से बड़ी ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट दे रहे हो तो PS
PS2 तो वहां काम ही नहीं करेगा, PS2 वहां काम ही नहीं करेगा, सिर्फ PS1 काम करेगा। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सडनली ड्रॉप हो जाएगी, यील्ड ड्रॉप हो जाएगी। इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट आप बोल रहे हो। फिर इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है? इमर्सन ने ये कहा कि हम भैया मिक्स लाइट देंगे 680 तक की भी और 680 से अबव भी। तो 680 तक नैनोमीटर तक की लाइट की वजह से PS2 एक्टिवेट रहेगा और उससे अबव की लाइट की वजह से PS1 एक्टिवेट रहेगा। तो भैया जब दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं एक साथ, PS1 और PS2, तो वो इंडिविजुअल से ज्यादा कंबाइंड में बहुत ज्यादा वो यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको हमने इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट बोला था, जिसका कंक्लूजन ये था, दो टाइप के फोटो सिस्टम यानी PS1 और PS2 एग्जिस्ट करते हैं किसी भी फोटोसिंथेटिक यूनिट्स में और वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फोटोफॉस्फोराइजेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन कुछ भी, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, इसका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 441, इन द क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन। हाईएस्ट नंबर कहाँ होते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? ल्यूमन में ज्यादा प्रोटॉन होते रहते हैं और बायोस्ट्रोमा में कम। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, यानी 41 का आंसर हो जाएगा 2। लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? बायोसिंथेटिक फेस यानी कि डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तो भैया स्ट्रोमल मैट्रिक्स में ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में हो गए हैं। एनसीईआरटी की लाइन सारी हो गई है, बीच में मैंने थोड़ी बहुत बातें भी की हैं। तो देखो फिर भी अगर आप बाइक्यूल्स को सब्सक्राइब ना करो, प्यारा सा कमेंट ना करो, तो फिर भी कुछ नहीं, तुम प्यारे बच्चे हो, मैं फिर भी तुम्हारा बुरा थोड़ी मानूंगी। देखो क्या है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये तो आपको पता है। थाइलाकॉइड की इनर साइड पे OEC प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ। तो वहां पर क्या है, PS2 के पास OEC प्रेजेंट है, वहां वाटर स्प्लिट हो रहा है। कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं? तो याद रखना, मैंगनीज और क्लोरीन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, इसका स्कोर कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर अगर टेलीग्राम पे ना मिला तो टेलीग्राम पे वैसे मिल जाएगा, नहीं तो आप बाइक्यूज ऐप को डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है। ये वाले जो नोट्स होंगे PYQ वाले, ये प्रोबेबली फ्री ही होंगे, ये आपको वहां से फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। तब तक के लिए बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून टू बाइक्यूल्स। ठीक है, और